तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि हम बायो एनर्जेटिक एंड मेटाबॉलिज्म को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे साथ पोस्ट आरएन और बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 7 है। आज हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और जहां से हमने इसको छोड़ा था वहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है। बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, तो उन फंक्शंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी कैसे हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कैसे उसी प्रोड्यूस एनर्जी से हमारे सेल्स एनर्जी को यूज़ करते हुए फंक्शंस को परफॉर्म करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। इसी तरह से फ्री एनर्जी के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि फ्री एनर्जी से मुराद ये हमारे साथ वो एनर्जी होती है जो कि हमारे साथ एट अ मीन टाइम हमारे पास मौजूद होती है किसी भी किस्म के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी कहते हैं। मतलब हमें इस एनर्जी को हासिल करने की के लिए जो है इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो पहले से जो है हमारे पास तैयार मौजूद होती है। तो इसी एनर्जी को हमारे सेल्स यूटिलाइज करते हुए अपने फंक्शंस को क्या करती है, मेंटेन रखती है। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के हवाले से बात की थी। इसी तरह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने इंताल्फी के हवाले से गिब्स फ्री एनर्जी को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसी तरह से इंताल्फी के हवाले से हमने बात की थी। एंट्रोफी को हमने काफ़ी डिटेल के साथ बहुत आसान अल्फाज में डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमारे साथ जो फ्री एनर्जी, इंताल्फी और एंट्रोपी है, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इनमें जब चेंजेस आती है तो चेंजेस आने की वजह से आया फ्री एनर्जी, इंताल्फी या एंट्रोपी मुतासिर होती है या नहीं, तो इस पर हमने कल काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। इसके साथ साथ हमने रिडॉक्स पोटेंशियल पर बात की थी कि रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है। रिडॉक्स से मुराद असल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रिडॉक्स कहते हैं। सो रिडॉक्स पोटेंशियल से मुराद ये है कि ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ किसी भी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, तो उसकी जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, कि ये कितनी शिद्दत से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या कितनी शिद्दत के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो इसकी जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। तो इस पर हमने कल बात की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है, टाइप्स ऑफ बायो एनर्जेटिक्स रिएक्शन। बायो एनर्जेटिक रिएक्शंस के हमारे साथ जो बेसिक टाइप्स है, ठीक है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको जो है आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सब स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं ना, सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। बात करते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन से, जो कि हमारे साथ बायो एनर्जेटिक रिएक्शन की क्या है, एक किस्म है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सर्गोनिक रिएक्शन को गौर से सुने। एक्सर्गोनिक रिएक्शन इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन is a chemical reaction that release energy in the form of heat or light। अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में ही मैंने आपको एक टॉपिक में बताया था कि जहाँ पर भी एक्सर का वर्ड आ जाए या ईजो का वर्ड आ जाए, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि इसमें जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो क्या होगी, रिलीज होंगी। ठीक है, वो क्या होंगी, रिएक्शन के दौरान रिलीज होंगी, या तो हीट के फॉर्म में रिलीज होंगी या लाइट के फॉर्म में रिलीज होंगी। सो एक्सर्गोनिक रिएक्शन ये हमारे साथ वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, या तो हीट के फॉर्म में रिलीज होगी या लाइट के फॉर्म में रिलीज होंगी। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहते हैं। In these reaction, the products have less energy than the reactant, so the excess energy is released। जाहिरी बात है, जब रिएक्शंस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है
तो इसका मतलब ही ये है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है तो स्टार्ट होने से पहले हमारे साथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद रिएक्शन के दौरान एनर्जी क्या हो रही होती है, वो यूटिलाइज हो रही होती है, उसका यूज़ हो रहा होता है, और इसी वजह से वही एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट जो है वो क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। और इसी तरह से जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो उन प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो एनर्जी की मिकदार होती है वो रिएक्टेंट के बनिस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, एक ए रिएक्टेंट है और दूसरा आपके पास बी रिएक्टेंट है, ठीक है। इन दोनों के पास मिलकर अगर इन दोनों की एनर्जी को हम मिलाए तो इनके पास टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी इनके साथ 20 किलो जाउल है, ठीक है। किलो जाउल, जाउल जो है ये एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। अब जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन के दौरान ये क्या करती है, हीट को रिलीज करती है या लाइट को रिलीज करती है। तो ये जो 20 किलो जाउल एनर्जी होती है, ठीक है, ये 20 किलो जाउल एनर्जी रिएक्शन के दौरान यूज होती है, और इसी तरह से इससे जो हमारे साथ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, सी प्लस डी, तो इन सी प्लस डी के साथ जो एनर्जी होती है तो इसकी मिकदार कितनी हो जाती है, 20 किलो जाउल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 10 किलो जाउल हो जाती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी क्यों कम हुई है, ये एनर्जी इस वजह से प्रोडक्ट के साथ कम आई हुई है कि रिएक्शन जो हो रहे थे तो इस रिएक्शन के दौरान 10 किलो जाउल एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो रिएक्शन के दौरान जो है वो रिलीज हो चुकी थी। तो इसी तरह से हमारे साथ जो प्रोडक्ट्स आएंगे तो प्रोडक्ट्स के साथ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होंगी वो रिएक्टेंट के बनिस्बत क्या होगी, कम होंगी, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में आप लोगों को ये बात समझाई गई है, इसकी समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब मजीद आगे क्या कहते हैं, कहते हैं कि दिस रिलीज ऑफ एनर्जी allow the reaction to proceed spontaneously without the need for external energy input। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है तो इससे ये फ़ायदा रिएक्शन को पहुंचता है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हमें बाहर से इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो एनर्जी इनके पास होती है तो ये रिएक्टेंट क्या करते हैं, उसी एनर्जी को यूज़ करते हुए अपने रिएक्शन को खुद ब खुद क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। फॉर example of exergonic reaction include combustion, such as burning wood or fuel, and cellular respiration where glucose is broken down to produce energy in the form of ATP। अब हमारे साथ exergonic reaction के अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, कंबस्टन है, ठीक है। कंबस्टन में क्या होता है, जब आप किसी लकड़ी को जलाते हैं तो एक बार जो है उसको जब आप जलाना शुरू कर देते हैं, एक बार जब वो जल जाती है, ठीक है, तो उसके बाद वो मुसलसल जो है वो क्या हो रही होती है, जल रही होती है, और जलने के साथ साथ वो लाइट एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर रही होती है और साथ में आप लोगों को हीट एनर्जी भी दे रही होती है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी के साथ साथ वो हीट एनर्जी भी आप लोगों को दे रही होती है और ख़ुद ब खुद वो जल रही होती है, उसको आपने मुसलसल एनर्जी नहीं देनी होती। जैसे कि जब आप चूल्हे पर पानी को रखते हैं, ठीक है, तो चूल्हा जलाने के लिए आपको मुसलसल गैस जो है वो आप लोगों ने देना होगा, ठीक है। जब तक मीथेन गैस होगा तब तक चूल्हा जलता रहेगा, लेकिन जब मीथेन गैस ख़त्म हो जाती है तो चूल्हा भी क्या हो जाता है, खुद ब खुद बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप लकड़ी को देखें तो लकड़ी को एक बार जलाने के बाद उसको आपने बार बार जो है उस माचिस के साथ उसको जलाना नहीं पड़ता, बल्कि वो खुद ब खुद फिर जल रहा होता है और साथ में हीट को भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, लाइट एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसी तरह से सेलुलर रिस्पायरेशन में जब आप ग्लूकोज की क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद जो है, ब्रेकडाउन होने के साथ साथ उससे क्या होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज हुई होती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमारी बॉडी में क्या होती है, स्टोर्ड होती है, जो कि फ्यूचर यूज़ के लिए फिर इस एटीपी की क्या होती है, यूटिलाइजेशन होती है, इसका इस्तेमाल होता है। तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन की समझ किस किस को आ गई?
सर आ गई। ओके, वेरी गुड। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस जो बातें मैंने आपको बताई इन्हीं बातों को अगर आप अपने माइंड में रखें तो इंशाल्लाह कोई मसला आप लोगों को नहीं होगा। These reactions have the ability to perform work and include most of the catabolic reaction within the cellular respiration। अब जब ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन सेलुलर लेवल पर होते हैं, मतलब सेलुलर रिस्पायरेशन में होते हैं, तो इन सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान ये रिएक्शन क्या करती है, ज़्यादातर कैटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करती है। कैटाबॉलिक रिएक्शन से मुराद ये है कि ये क्या करती है, जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं तो उस लार्ज मॉलिक्यूल की तोड़ फोड़ करती है, ठीक है। तो यही एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या करते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करते हुए लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करते हैं और उससे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन से मुराद ये है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मदद से क्या करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी तोड़ फोड़ करती है और उससे क्या करती है, उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। अब ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं वहाँ पर मैं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन डिटेल के साथ इंशाल्लाह बताऊंगा, तो आपको ये भी मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन सेलुलर रिस्पायरेशन से मुराद ये है कि सेल लेवल पर जो रिस्पायरेशन हो रही होती है, ऑक्सीजन की मदद से जो प्रोसेस हो रहा होता है, जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन, तो उसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। Most of these reactions involve the breaking of bonds during the formation of reaction intermediates। ज़ाहिरी बात है, जब एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो रहे होते हैं तो इस दौरान क्या होती है, इस दौरान मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स होते हैं उसकी क्या होती है, उसकी तोड़ फोड़ होती है, उसकी क्या होती है, उसकी ब्रेकिंग होती है, मतलब उसकी तोड़ फोड़ होती है। और इसी तोड़ फोड़ के दौरान जो है एनर्जी क्या होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। तो द रिलीज फ्री एनर्जी जी इन एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन इज डिनोटेड एज। सो हमारे साथ जो रिलीज फ्री एनर्जी होती है एक्सर्गोनिक रिएक्शन में, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इस फार्मूले के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू फ्री एनर्जी, ठीक है, प्रोडक्ट फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक फार्मूला है, ठीक है, जो कि एक्सर्गोनिक रिएक्शन में जो फ्री एनर्जी है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर क्या कहते हैं, इन एक्सर्गोनिक रिएक्शन द एनर्जी इज रिलीज इन द सराउंडिंग ड्यू टू द रीजन दैट चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो डेल्टा जी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी में जो चेंज आती है रिएक्शन के दौरान। ये जीपी से क्या मुराद है, जीपी से मुराद ये है कि फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट बन जाते हैं तो उसके साथ कितनी एनर्जी होती है। और जो आपको जी आर नज़र आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट के साथ फ्री एनर्जी जो होती है तो उसको हम जी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बस एक सिंपल सा फार्मूला है, इसको अगर आप एक दफ़ा लिख भी लेते हैं तो आप लोगों को ये याद हो जाएंगी। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने साथ याद रख ले तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, सर सही है। इसके आपको एग्जाम्पल बना के बताइएगा। एग्जाम्पल इस मतलब एक्सर्गोनिक रिएक्शन का तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना कि हमारे साथ जैसे कि कंबस्चन हो गई, ठीक है। कंबस्चन किसे कहते हैं, जो आग जलती है, लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो एक बार माचिस के साथ उसको जलाने के बाद उसको हम बार बार माचिस के ज़रिए नहीं जलाते, बल्कि वो खुद ब खुद आग पकड़ लेती है और फिर आग भी जल रही होती है, आग के साथ साथ हीट भी रिलीज़ हो रही होती है, लाइट भी रिलीज़ हो रही होती है। तो ये हमारे साथ एक्सर्गोनिक रिएक्शन की एक एग्जांपल हो गई। इसी तरह से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें
तो जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, सेलुलर रिस्पायरेशन में ग्लूकोज हमारे बॉडी में जो होते हैं उसकी खुद ब खुद क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, और इसी ब्रेकडाउन के दौरान हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी हमारी बॉडी उसको एटीपी के फॉर्म में क्या करती है, स्टोर करती है। तो ये दो बेस्ट एग्जांपल है एक्सर्गोनिक रिएक्शन के। सही है सर सेलुलर रिस्पिरेशन का क्या मतलब हुआ? सेलुलर रिस्पायरेशन अभी मैंने आपको बताया कि सेल लेवल पर हमारे साथ जो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं सेल्स के अंदर, किस मकसद के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये सेलुलर रिस्पायरेशन ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि सेल्स के अंदर हो रहा होता है, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, उसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की तोड़ फोड़ के लिए हमारे साथ तकरीबन 5-6 एंजाइम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस पर काम करते हैं, और उसी ग्लूकोज को जो है वो कन्वर्ट करती है किस चीज़ में, ग्लाइकोजन में। और ग्लूकोज को जब हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होते होते उससे हमारे पास क्या होती है, एटीपी बनते हैं। तो एक ग्लूकोज की मुकम्मल ब्रेकडाउन से हमारे पास 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। वैसे तो 38 मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन के दौरान यूज़ हो चुके होते हैं एटीपी के। तो इस वजह से टोटल जो एटीपी मॉलिक्यूल हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के तोड़फोड़ से बनते हैं तो उसकी तादाद 36 होती है। ठीक है, ओके सर। सर ये जो आपने ये नीचे फार्मूला लिखा ना, मैं इसकी बात कर रही थी, इधर कोई एग्जांपल ऐड करके अब थोड़ा सा समझा दीजिए। ये अल्फा जी और इज इक्वल टू अच्छा जी जी, प्रोडक्ट और जी देखिए ये वाला। देखिए ये सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, आपको सर आसान ये हो। जो इसके आगे लेस देन जीरो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? जो जी जी आगे इसलिए आगे मैं लेस पूछ रही हूँ। अच्छा जी, ये वाला चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन प्रोडक्ट एनर्जी माइनस चेंज इन रिएक्टेंट एनर्जी लेस देन जीरो। आगे सर आगे लेस देन जीरो ये क्या लिखा हाँ जी, हुआ है? ये वाला है, बिल्कुल ये मैं आपको बता रहा हूँ, सब्र करें। देखिए, हमने बात की ना कि हमारे साथ जो रिएक्टेंट होते हैं उनके पास एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसके बनिस्बत, प्रोडक्ट के बनिस्बत। ठीक है, तो अब हमारे साथ जो चेंज इन एनर्जी मतलब जो टोटल एनर्जी फ्री एनर्जी होती है तो उसमें हमारे पास जो चेंज आती है, ठीक है, तो चेंज कैसे आती है, रिएक्टेंट के साथ हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट्स जब रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर उसकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उससे हमारे साथ प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स बने होते हैं तो ज़ाहिरी बात है उसके साथ भी फ्री एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन वो फ्री एनर्जी जो है वो हमारे साथ क्या होती है, वो हमारे साथ रिएक्टेंट से कम होती है। ठीक है, रिएक्टेंट से कम होती है। तो बेसिकली ये जो आपके पास फार्मूला है ये आपके पास ए से होता है। ठीक है, चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन रिएक्टेंट माइनस चेंज इन प्रोडक्ट इनटू लेस देन जीरो। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो मतलब कम होती है। प्रोडक्ट्स असल में ये ज़ीरो जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये आपको एनर्जी के बारे में बता रही है। ठीक है, कि हमारे साथ जो रिएक्टेंट होते हैं उनके साथ एनर्जी जो है ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट के साथ एनर्जी जो है ये क्या होती है, कम होती है। तो ऊपर जो मैंने आपको सर फिर फार्मूला, यहाँ पे प्रोडक्ट में से जी जी, सर फिर यहाँ पे प्रोडक्ट पहले क्यों लिखा हुआ है? मतलब रिएक्टेंट अगर एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा है तो प्रोडक्ट की उसमें से माइनस होगी ना। यहाँ पे प्रोडक्ट पहले लिख दिया और उसमें से माइनस कर रहे हैं तो रिएक्टेंट देखिए को। ऊपर मैंने आपको दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो भी लिखा है, लेकिन इसके पीछे पूरा मैथमेटिक्स है। अगर आप उस पूरे मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें एक दूसरा क्लास लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले से कहा कि अगर आप इस सिंबल को याद करते हैं तो अच्छा होगा, अगर याद नहीं करते तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को इस सिंबल में जो आपको नज़र आ रहा है इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा जी है इसका क्या मतलब है, जी आर का क्या मतलब है, जी पी का क्या मतलब है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी इसमें आप लोगों को डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना बल्कि अपने लिए आसान बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इतना डीपली वो आपसे
MCQs नहीं पूछेंगे जितना आप लोग जो है वो अभी डीपली जाना चाहते हैं। सही है? तो बस जितना मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो उतना ही आप लोग जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें, और अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है तो फिर उसके लिए भी हम क्लासेस को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, उसको फिर हम थोड़ा सा उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा कर लेंगे, तो फिर हम डीपली चीज़ों को पढ़ेंगे। सही है? समझ आ गई मेरी बात की आप लोगों को? जी सर। अच्छा, सर बस इतना जरूरत है उतना ही पढ़ा है। ठीक है, ठीक है। सर मेरा ना क्वेश्चन ये था कि हम लोगों ने रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट निकालना ना, तो इन्होंने प्रोडक्ट को पहले मेंशन किया हुआ, रिएक्टेंट को बाद में किया हुआ, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। देखिए, मेरा क्वेश्चन ये ये था। एक एक्सप्रेशन है, मुझे जो है आपकी क्वेश्चन की समझ आ गई। ये एक फार्मूला एक्सप्रेशन है। फार्मूले जिस तरह से लिखे गए होते हैं उसको उसी तरह से हम फॉलो करते हैं। इससे पहले आगे मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिखा ना अभी, जो हमारे पास होता है, जिसमें हमारे साथ जो रिएक्टेंट है वो पहले होते हैं और प्रोडक्ट जो है उसके बाद आते हैं। ठीक है? लेकिन ये यहाँ पर इसके बाद हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स हुए हैं। ठीक है? और उन बहुत सारे स्टेप्स के बाद हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया है। तो अगर मैं आपको वो वाले स्टेप्स अभी समझाना शुरू करूं तो हमारा ये क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बस इस आपके लिए जो है जानना इतना ज़रूरी है कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखे गए हैं तो इसमें आपको जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो इसके मतलब का जो है आपको पता होना चाहिए। बाकी आगे क्या है, पीछे क्या है, इसको जानना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए। जस्ट आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप लोगों के लिए मैं आसानी पैदा करना चाहता हूँ। जी सर, ये हम ओके इक्वेशन ही सर। छोड़ देते हैं, आगे जी पढ़ते हैं। सर। Okay जी. In exergonic reaction, the energy is released in the surrounding due to the reason that the change in enthalpy is negative value of exergonic reaction. तो ऑलरेडी आप सबको पता है कि exergonic reaction वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो कहाँ रिलीज होती है? हमारे जो इर्द गिर्द सराउंडिंग है उसमें रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है? क्योंकि हमारे पास जो एंथैल्पी में चेंज आया हुआ होता है तो वो नेगेटिव चेंज आया हुआ होता है। ठीक है? नेगेटिव वैल्यूज़ में आया हुआ होता है। ठीक है? नेगेटिव वैल्यूज़ में आया हुआ होता है, तो इस वजह से रिएक्शन क्या होता है? एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है। इससे पहले हमने जो चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, तो क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन या या कौन सा वर्ड मेरे माइंड से निकल गया? अच्छा, एक्सर्गोनिक हो गया, और इसके अलावा एंडरगोनिक है या क्या है, तो वो होता है। ठीक है? जिसमें एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, अगर चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होगी तो एनर्जी हमारे साथ फिर क्या होगी? एक्सोर्गोनिक रिएक्शन होगा और एनर्जी जो है वो रिलीज होंगी। तो ये बातें जो है आप लोगों ने याद रखनी है। सही है? अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। द एंट्रोफी इज इंक्रीज ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। अब एक्सर्गोनिक रिएक्शन में हमारे साथ जो एंट्रोफी होती है तो वो क्या होती है? वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसकी जो रेंडमनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, या उसकी जो रेगुलरिटी होती है उसमें इरेगुलरिटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो एंट्रोफी वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब अगर आप लोगों को एंट्रोफी का भी नहीं पता तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको एंट्रोफी काफ़ी आसान अल्फाज में और सिंपल अल्फाज में बताया हुआ था। तो कल वाले लेक्चर को फिर आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं। एक्सर्गोनिक रिएक्शन इंक्लूडिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जाहिरी बात है एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ क्या है? इज़ोथर्मिक रिएक्शन है। इज़ोथर्मिक रिएक्शन से मुराद ये है कि ये वो रिएक्शन होंगे जिसमें हमारे साथ हीट क्या होगी? वो रिलीज होंगी। ठीक है? इज़ो मतलब आउटसाइड, थर्मिक मीन टेम्परेचर, सो टेम्परेचर से मुराद हीट है। सो ये वो रिएक्शन होंगे जिसमें हीट हमारे साथ क्या होंगी? रिलीज होंगी सराउंडिंग में। ठीक है? अच्छा जी, काइंडली अपने माइक्स जो है वो म्यूट करें ताकि डिस्टरबेंस ना हो क्लास के दौरान।
जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो फिर आप लोग माइक्स ऑन किया करें, सही है। हाई एनर्जी कंपाउंड, हाई एनर्जी कंपाउंड्स के बारे में अब हम बात करेंगे। वैसे तो हाई एनर्जी कंपाउंड का आप लोगों को पहले से पता चल चुका होगा, बहुत दफ़ा मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, लेक्चर के दौरान भी डिस्कस किया। एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये हमारे साथ एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है जिसको हम हाई एनर्जी कंपाउंड में क्या करते हैं, शुमार करते हैं। इसको हाई एनर्जी कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी स्टोर्ड हुई होती है, तो इस वजह से इसको हाई एनर्जी कंपाउंड्स कहते हैं। सो सर्टेन कंपाउंड्स आर इनकाउंटर इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड एनर्जी। कहते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शन के दौरान उसकी क्या होती है, तोड़ फोड़ होती है, ठीक है, या उसकी ब्रेकडाउन होती है, या उसकी क्या होती है, उसकी मेकअप होती है, उसकी बनावट होती है, उसकी सिंथेसिस होती है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारे साथ एनर्जी रिलीज होती है। सो द हाई एनर्जी कंपाउंड या एनर्जी रिच कंपाउंड आर यूजुअली अप्लाइड टू द सब्सटेंसेस which have sufficient amount of free energy to liberate at least 7 calorie per mole at 7 pH. सो हाई एनर्जी कंपाउंड या एनर्जी कंपाउंड्स यूजुअली हम उन सब्सटेंसेस के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्री एनर्जी जो है वो क्या होती है, पाई जाती है। और इसी तरह से जब इस कंपाउंड की हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसकी ब्रेक डाउन के साथ कम से कम 7 कैलोरी पर मोल जो है ये एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, हाई एनर्जी कंपाउंड या एनर्जी रिच कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। समझ आ गई इस हाई एनर्जी कंपाउंड की आप लोगों को? सर्टेन अदर कंपाउंड विच लिबरेट सर लेस प्लीज देन, दोबारा बताइएगा। अच्छा जी, हाई एनर्जी कंपाउंड किसे कहते हैं? हाई एनर्जी कंपाउंड या एनर्जी रिच कंपाउंड यूजुअली हम उन सब्सटेंसेस के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्री एनर्जी जो है वो पाई जाती है। अब अगर इन हाई एनर्जी कंपाउंड या एनर्जी रिच कंपाउंड की हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसके ब्रेक डाउन पर कम से कम ये सब्सटेंसेस जो है 7 कैलोरी पर मोल एट 7 पीएच पर जो है ये क्या करती है, इस मिकदार में एनर्जी को क्या करती है, रिलीज करती है। मतलब नॉर्मल जो हमारे साथ पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, न्यूट्रल जो हमारे साथ कंडीशन होता है, तो उस न्यूट्रल कंडीशन में ये कम से कम 7 कैलोरी पर मोल एनर्जी को अगर ये क्या करे, रिलीज करे, ठीक है, इस सब्सटेंसेस के ब्रेकडाउन पर, ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, हाई एनर्जी कंपाउंड कहेंगे। अब समझ आ गई? जी सर। Certain other compounds which liberate less than 7 calorie per mole at 7 pH are referred to as lower energy compound। जाहिरी बात है इसके अलावा वो कंपाउंड या वो सब्सटेंसेस जिसकी ब्रेकडाउन होने पर वो 7 कैलोरी पर मोल से कम एनर्जी को क्या करे, रिलीज करे, तो इसको फिर हाई एनर्जी कंपाउंड हम नहीं कह सकते बल्कि ये लोअर एनर्जी कंपाउंड होंगे। मतलब इनके पास कम एनर्जी होती है, एनर्जी का जो मिकदार होता है इनके साथ वो क्या होता है, हाई एनर्जी कंपाउंड से कम होता है, इस वजह से इसको लोअर एनर्जी कंपाउंड कहते हैं। ऑल the high energy compound when hydrolyzed liberate more energy than that of ATP। जितने भी हमारे साथ हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस से मुराद ये है कि जब इसकी ब्रेकडाउन होती है, इसकी रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन पर ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा एनर्जी को क्या करती है, लिबरेट करती है। लिबरेट से मुराद ये है कि रिलीज़ करती है, ठीक है, और किससे ज़्यादा रिलीज़ करती है, एटीपी से ज़्यादा एनर्जी को क्या करती है, ये रिलीज़ करती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम हाई एनर्जी कंपाउंड कहते हैं। आपके माइंड में जो है एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे साथ एटीपी जो है इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, तो इसको फिर हाई एनर्जी कंपाउंड इसकी जो है, इसकी फिर हाई एनर्जी, ये फिर हाई एनर्जी कंपाउंड में क्यों नहीं आता? देखिए
एटीपी जो है ये असल में हमारे साथ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसको इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये हमारे साथ एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि सबसे ज़्यादा हर टाइम जो है इसकी क्या होती है यूजेज होती है, ये हर वक्त जो है यूज़ हो रहा होता है। अब मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ तो इस बातचीत के दौरान इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब हर एक फंक्शन में जो है ये यूज़ होते हैं। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे कंपाउंड भी है जो कि कुछ ख़ास कंडीशन में उसका यूज़ होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर नॉर्मली हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो एनर्जी जो है हमारे ग्लूकोज से उसकी ब्रेकडाउन होके उसका जो है वो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाती है। बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाते हैं। इसी तरह से हम जो नॉर्मल दिनों में खाना खाते हैं तो हमारे पास जो ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, खाने से हमें हमारे बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है और बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन जब हम रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं, जब रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं तो रोज़ों में हम तकरीबन 14-16 घंटे जो है हम खाना नहीं खाते, ठीक है। तो उस टाइम पर यही ग्लाइकोजन जो कि स्टोर्ड हुए होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, तो यही ग्लाइकोजन जो है वापस कन्वर्ट हो। तो यहाँ पर मज़ीद आगे कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द हाई एनर्जी कंपाउंड कंटेन फॉस्फेट ग्रुप, जैसे कि अभी मैंने आपको मुख्तलिफ नेम्स लिए, ठीक है, जितने भी हमारे साथ हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं तो उनमें ज़्यादातर जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है उनमें लाजमी तौर पर आपको देखने को मिलेगा। हैंस दे आर आल्सो कॉल्ड हाई एनर्जी फॉस्फेट, इसी वजह से इसको हाई एनर्जी फॉस्फेट भी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप एटीपी मॉलिक्यूल को देखें तो एटीपी मॉलिक्यूल में इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब यह है कि इसमें आपके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो क्या होते हैं एडिनोसिन के साथ अटैच हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। जब इससे ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल हट जाता है तो मतलब 2 फॉस्फेट इसके साथ रह गए तो इसको फिर हम ADP कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट इसके साथ रह गए। जब इससे ये दूसरा फॉस्फेट P जो है ये दूसरा भी हट जाए तो इसको फिर हम क्या कहते हैं AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो इसी तरह से ज़रूरत के मुताबिक इसकी क्या होती है ब्रेकडाउन होती है और इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो एनर्जी हमारे सेल्स मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए क्या करती है यूज़ करती है। समझ आ रही है मेरी बात की? ओके, वेरी गुड। यहाँ पर आपको जो है हाई एनर्जी कंपाउंड की क्लासिफिकेशन आपको दी हुई है। अभी भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हाई एनर्जी कंपाउंड की कोई एग्जांपल बताए, तो मैंने आपको नाम जो है वो बताए थे, जिसमें पहले नंबर पर अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको फॉस्फेट नज़र आ रहा होगा, पायरोफॉस्फेट नज़र आ रहा होगा। पायरोफॉस्फेट में आपके पास दो फॉस्फेट ग्रुप जो है ये नज़र आएंगे जो कि कार्बन के साथ इसने बॉन्डिंग की होती है। इसकी अगर आप एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल में आपके पास ATP भी आता है, इसके अलावा पायरोफॉस्फेट भी आता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दूसरे को देखें, दूसरे हाई एनर्जी कंपाउंड को, तो इसको एसाइल फॉस्फेट कहते हैं। एसाइल फॉस्फेट में आपको एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ये दिखने में आपको नजर आएगा जिसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की होती है। इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कार्बोनाइल फॉस्फेट एसाइल फॉस्फेट, तो ये आपके पास क्या है एग्जांपल्स है, ठीक है। इसी तरह से इनोल फॉस्फेट हो गया, इसी तरह से थायोल ईस्टर हो गया, ठीक है, इसी तरह से ग्वानिडो फॉस्फेट हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें आपके पास फॉस्फेट ग्रुप नज़र आएंगे। तो ये नाम अगर आप लोग याद रख ले तो MCQs में इसके भी मतलब इतने ज़्यादा तो चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आप इसको याद रख ले तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। काइंडली ये माइक अपने म्यूट कर ले ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो।
अच्छा जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट? इतना मतलब स्टार्ट से लेकर अभी तक हम पढ़ रहे हैं और एडिनोसिन एटीपी को हमने बहुत ज़्यादा जो है रिपीट किया, तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आप लोग एटीपी के बारे में जान चुके होंगे। एडिनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट is a multifunctional nucleotide used in cell as a coenzyme. Adenosine 5 ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट ये आपके पास एक मल्टी फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि सेल्स में यूज होता है एज अ को एंजाइम के तौर पर। ठीक है, को एंजाइम से मुराद ये है कि ये एंजाइम के साथ हेल्प करता है, एंजाइम के साथ मदद करता है, उसके कैटालिटिक रिएक्शंस के दौरान उसको क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। तो मतलब यह है कि ये को एंजाइम के साथ मिलकर क्या करता है, जितने भी कैटालिटिक रिएक्शन होते हैं उसको आगे प्रोसीड करता है। इसको मल्टी फंक्शनल, यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ हुआ है मल्टी फंक्शनल का, तो इससे मुराद ये है कि जो एटीपी मॉलिक्यूल है ये एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता बल्कि इसके बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि ये सेल्स के अंदर क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको मल्टी फंक्शनल कहा गया है। इट इज ऑफन कॉल्ड द मोलिक्यूलर यूनिट ऑफ करेंसी of intracellular energy transfer, ATP transport chemical energy within the cell for metabolism। वही बात यहाँ पर मेंशन हुई है। अच्छा जी, एमसीक्यूज में एग्जाम में आपके एमसीक्यूज में आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मंदरज झेल में से किसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं? तो एटीपी को क्या कहते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेल्स के अंदर क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ किस्म के जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उसको पूरा करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए। It is produced by photophosphorylation and cellular respiration and used by the enzyme and structural protein in many cellular processes। ठीक है, अब अगर इसकी सिंथेसिस के हवाले से बात करें कि इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, किस प्रोसेस के ज़रिए ये बनते हैं, तो प्लांट में ये फोटोफोस्फोरिलेशन के ज़रिए बनते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए, दूसरे जानदार जानवर होंगे, ठीक है, उसमें ये सेलुलर रिस्पायरेशन प्रोसेस के ज़रिए ये एटीपी जो है इसकी क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और ये जो है एज इसको जो है एंजाइम भी यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होते हैं वो भी इस एटीपी को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, अच्छा जी, वन मोलिक्यूल ऑफ एटीपी कंटेन 3 फॉस्फेट ग्रुप एंड इट इज प्रोड्यूस कहते हैं कि हमारे साथ जो एक एटीपी मॉलिक्यूल होता है तो इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया था। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एटीपी सिंथेज फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, कहते हैं कि एटीपी किस तरह से बनते हैं। एटीपी जब बनते हैं तो एटीपी के बनने के लिए सबसे पहले एटीपी सिंथेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ये सिंथेज एंजाइम जो है ये वो एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, एटीपी को बनाता है, एटीपी को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यही एटीपी सिंथेज एंजाइम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपने साथ मिला लेता है और इसके साथ साथ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ ये एटीपी सिंथेज क्या करता है, रिएक्शन करता है या दो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ रिएक्शन करके ये क्या करते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल को बनाते हैं। द 3 मेन फंक्शन ऑफ एटीपी इन सेलुलर फंक्शंस आर। अच्छा जी, सेल में एटीपी के जो 3 बुनियादी फंक्शंस है वो क्या है, वो ये है कि ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम थ्रू द सेल मेम्ब्रेन।
इसका पहला फंक्शन एटीपी का सेल्स के अंदर ये होता है कि जितने भी हमारे साथ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जिसमें सोडियम हो गई, क्लोरीन हो सॉरी कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, तो ये सेल के अंदर इसको भेजने में ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा सिंथेसाइजिंग केमिकल कंपाउंड सच एज प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल, एटीपी जो है प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल को बनाने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका वो ये है कि सप्लाइंग एनर्जी फॉर मैकेनिकल वर्क सच एज मसल कंट्रैक्शन। एटीपी मॉलिक्यूल क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिकल वर्क के लिए, जैसे कि जब हम मसल कंट्रैक्शन होती है तो मसल कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है। तो ये एटीपी के हवाले से यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में अब बताया जा रहा है, आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, ग्रुप में आप लोग देख ले। तो सबसे पहले मैं स्लाइड शेयर करता हूं, फिर मैं आप लोगों के साथ क्लास लेता हूं, ठीक है। तो ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ प्यूरीन बेस। प्यूरीन बेस, इसके स्ट्रक्चर में एक प्यूरीन बेस होता है जिसको हम एडेनिन कहते हैं, ठीक है। अटैच टू द 1 कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर, जो कि पेंटोज शुगर के 1 कार्बन एटम के साथ यहाँ पर अटैच हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह से 3 फॉस्फेट ग्रुप इसमें क्या होते हैं, अटैच हुए होते हैं कार्बन नंबर 5 पर, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये कार्बन नंबर 1 है और ये आपके पास कार्बन नंबर 5 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 5, ये आपके पास कार्बन नंबर 5 पर आपके पास ये 3 फॉस्फेट नज़र आ रहे होंगे। 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है कार्बन नंबर 5 पर अटैच हुए होते हैं पेंटोज शुगर के साथ। इट इज़ द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप दैट enter convert ATP, ADP and AMP। और इसी तरह से जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होते हैं और ऐड होते हैं तो इसकी रिमूवल और एडिशन से ये ATP मॉलिक्यूल कभी ADP में कन्वर्ट होता है, कभी AMP में कन्वर्ट होता है। तो ये वक्तन फ़वक्तन इसमें चेंजेस होती रहती है ज़रूरत के मुताबिक। द एनर्जी रिलीज बाय क्लीविंग इधर अ फॉस्फेट और पायरोफॉस्फेट यूनिट फ्रॉम ATP एट अ स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, एट अ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ व्हाट 1 mR। अच्छा जी, यहाँ पर आपको रिएक्शंस दिए गए हैं, इस रिएक्शंस को देख के इसके बारे में मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर आप देखें पहले रिएक्शन को, एक एटीपी मॉलिक्यूल है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस से मुराद ये है कि जब ये वाटर में ऐड होता है, वाटर में इसकी रिएक्शन होती है तो इसकी तोड़ फोड़ होकर ये एटीपी कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके साथ साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जो है बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और एक फॉस्फेट ग्रुप के टूटने की वजह से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है क्या होती है, रिलीज होती है। इसी तरह से जब दूसरे एटीपी मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस होती है तो उससे हमारे पास क्या आता है, एएमपी आता है और 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है क्या हो जाते हैं, उसकी बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे हमारे साथ फिर 45.6 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है। सो ज़रूरत के मुताबिक एटीपी के बॉन्ड जो है वो टूटते हैं और जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उतनी अमाउंट में एनर्जी जो है हमारे सेल्स को मिलती है। These values can be used to calculate the change in energy under physiologic condition and the cellular ATP-ADP ratio known as the energy change, energy charge already आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये एक सिंपल एटीपी के हवाले से इंट्रोडक्शन था जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद करता हूँ एटीपी के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पता चल चुका होगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा जी,
एनर्जी इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट फार्म। एनर्जी जो है हमारे बॉडी में मुख्तलिफ फार्म में जो है वो क्या होती है, अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में होते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी जो है पाई जाती है, जबकि वो ऑब्जेक्ट जो कि स्टैटिक पोजीशन में होते हैं, मोशन में नहीं होते, ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। मिसाल के तौर पर आप पेन को क्या करते हैं, पेन को आप टेबल के ऊपर रखते हैं, तो आपने इस पेन को टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो इसमें किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करते हैं, एक बाल को लेते हैं और उस बाल को आप ज़मीन पर गिराते हैं, उसको आप फेंकते हैं तो वो आगे की तरफ जाता है, तो आपने इसमें काइनेटिक एनर्जी डाली है जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। देखिए मुश्किल कि इसमें कोई भी बात नहीं है, सिंपल बातें हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही बस आप लोग मेरी बातों को सुने, इस पर यकीन करें और इसको अपने माइंड में रखें। मुश्किल की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं कि वो थ्योरेटिकल होती है, वो जस्ट थियरीज होती है, लेकिन यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की बात हो रही है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद जितनी भी चीज़ें होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो इसका जो है हकीकत के साथ क्या होता है, वास्ता होता है। ये फैक्ट्स पर मुश्तमिल बातें हैं, ठीक है, जो कि हकीकत में मौजूद है, इसको ऑब्ज़र्व किए जा चुके हैं। सो इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों को नज़र आ रहा है, बस जस्ट आप लोगों ने कंसंट्रेशन देनी है, ठीक है। The chemical energy in the molecules such as glucose is potential energy because when bonds break in chemical reaction free energy is released। ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में पाया जाता है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब इसके बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन होती है, जब इसके बॉन्ड टूटते हैं तो इस बॉन्ड्स के टूटने की वजह से हमारे साथ फ्री एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सही है? जी सर। अच्छा सर जी, फिर नो सर क्लियर। ओके जी। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो मेटाबॉलिज्म जो है ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें जो मुख्तलिफ सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से गेन और लूज़ करते हैं, और इसी तरह से आखिर में वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक पहुंचते हैं। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन तक पहुंच जाते हैं तो ऑक्सीजन उसको यूज़ करते हुए उससे क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो मेटाबॉलिज्म ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होकर उसको सिंपल और स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से क्या होते हैं, उसी स्मॉलर मॉलिक्यूल से फिर एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसको हमारी बॉडी जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या करती है, यूज़ करती है। तो इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल डिफिनीशन दी गई है, कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल केमिकल रिएक्शंस involved in maintaining the living state of the cell and the organism is called metabolism। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस का जो बुनियादी पर्पस होता है वो यही होता है कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम मेंटेन रखें, उसके जो फंक्शन है उसको हम बरकरार रखें, उसके फंक्शन में किसी किस्म की इरेगुलरिटी ना आए। तो इस फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस एनर्जी को कौन प्रोवाइड करता है और किसके ज़रिए प्रोवाइड होती है, यही एनर्जी इस मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन के ज़रिए प्रोड्यूस होती है, और फिर इन सेल्स को क्या होती है, मिलती है, जिसके ज़रिए फिर सेल्स क्या करते हैं, अपने फंक्शंस को मेंटेन रखते हैं। सही है? ऑल लिविंग सिस्टम फॉर्म सिंपल फ्रॉम सिंपल सेल से लेकर कम्प्लेक्स इकोसिस्टम तक क्या करते हैं, फ्री एनर्जी की इनको ज़रूरत पड़ती है टू कंडक्ट सेल प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये तो सिंपल बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे छोटी सी छोटी जानदार चीज़ से लेकर बड़ी सी बड़ी जानदार चीज़ तक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन तमाम ऑर्गेनिज्म को अपनी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्री एनर्जी की ज़रूरत
होती है। सो ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व वेरियस स्ट्रेटजीज टू कैप्चर, स्टोर, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफ़र फ्री एनर्जी। तो इसी तरह से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से एनर्जी को हासिल करते हैं, उसको फिर एक फार्म से दूसरे फार्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसी तरह से उसको फ्री एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए फिर हमारे सेल्स को क्या होती है, अवेलेबल होती हैं। Metabolism in terms of bioenergetics refer to the complex set of chemical reactions that occur within living organism to maintain life is called metabolism. बायोएनर्जेटिक्स में अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म से मुराद ये है कि ये हमारे साथ केमिकल रिएक्शन का वो सेट होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये रिएक्शंस होते हैं, जिसके ज़रिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है उसको हम क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। ठीक है, it involves the conversion of nutrient from food into energy to fuel cellular processes and synthesis of molecule needed for growth, repair and reproduction. मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में हमने जितने भी न्यूट्रिएंट फ्रूट से हासिल किए होते हैं फूड से, तो उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वही एनर्जी फिर हमारे मुख्तलिफ सेलुलर प्रोसेसेस को करने के लिए यूज़ होती है और उसी के ज़रिए हमारी ग्रोथ, रिपेयर और इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन जो है वो होती रहती है। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन प्रोसेसेस, कैटाबॉलिज्म which involve the breakdown of molecules to release energy, and anabolism which involve the synthesis of molecule using energy. अच्छा जी, हमारे साथ जो मेटाबॉलिज्म है इसके फिर दो मेन कैटेगरीज है, दो मेन टाइप्स है। एक हमारे साथ कैटाबॉलिज्म होता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। कैटाबॉलिज्म ये वो प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होके उससे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जबकि एनाबॉलिज्म ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसको कंबाइन करके उससे एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनाया जाता है, जैसे कि एटीपी मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये एटीपी मॉलिक्यूल बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलाप से मिलकर बनता है। ठीक है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो है ये हमारे साथ क्या होती है, ये एनर्जी अवेलेबल होती है। सही है। Overall, metabolism is essential for the functioning and survival of cells and organism. ठीक है, जितने भी हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो इनके सर्वाइवल के लिए, इनके फंक्शंस के लिए मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये आप लोगों को पता है कि हमारे साथ मेटाबॉलिज्म के दो किस्म हैं, एक को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को हम डिस्कस करेंगे। कैटाबॉलिज्म क्या है? This is the process by which larger molecules are broken down into smaller ones, releasing energy in the form of ATP. कैटाबॉलिज्म जो है ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं उसकी हम तोड़ फोड़ करके उसको हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं और इसी तोड़ फोड़ के दौरान हमारे साथ जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। सिंपल आपने इसको ऐसे याद करना है कि वो अमल जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल की तोड़ फोड़ होती है, ठीक है, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म कहेंगे। कैटाबॉलिक रिएक्शन typically involve the breakdown of complex molecules such as carbohydrate, lipids, proteins into simple forms such as glucose, fatty acid and amino acid respectively. कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन जो है ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है। कम्प्लेक्स से मुराद जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की तोड़ फोड़ करके इसको कन्वर्ट किया जाता है मोनोसेक्राइड में या ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज ये मोनोसेक्राइड है, ठीक है।
एक ग्लूकोज जो है ये मोनोसेक्राइड होता है, 2 ग्लूकोज जो है डाइसेक्राइड होते हैं, 2 से लेकर 10 ग्लूकोज पर मुश्तमिल जो कंपाउंड होंगे उसको हम ओलिगोसेक्राइड कहेंगे, और इसी तरह से 10 से ज़्यादा ग्लूकोज पर मुश्तमिल जो कंपाउंड होंगे या मॉलिक्यूल होंगे उसको फिर हम क्या कहेंगे, उसको हम फिर पॉलीसेक्राइड कहेंगे। ठीक है, सो जब कार्बोहाइड्रेट की हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इससे हमारे साथ जो स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं, जो स्मॉल यूनिट बनते हैं, वो क्या होते हैं, वो ग्लूकोज होते हैं। इसी तरह से लिपिड जो है ये हमारे साथ लार्ज मॉलिक्यूल है, जब इसकी ब्रेक डाउन होती है इससे हमारे साथ स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं जिसको हम फैटी एसिड कहते हैं। प्रोटीन जो है ये आपके पास एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसकी जब ब्रेक डाउन होती है, तोड़ फोड़ होती है, तो इससे हमारे साथ जो सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं उसको हम एमाइनो एसिड कहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो कि लार्ज मॉलिक्यूल को क्या करती है, तोड़ती है, लार्ज मॉलिक्यूल की तोड़ फोड़ करती है, उसके छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करती है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कैटाबोलिज्म या कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। समझ आ गई इसकी? यस सर। अब आ यस जाते सर। वेरी गुड, अब आ जाते हैं एनाबोलिज्म की तरफ या एनाबोलिक रिएक्शन की तरफ। दिस इज द प्रोसेस बाय विच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इनटू लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रिक्वायरिंग एनर्जी इनपुट। एनाबोलिज्म ये आपके पास वो रिएक्शन प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के ज़रिए जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स को बनाए जाते हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाए जाते हैं। मतलब कैटाबॉलिज्म के ये बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है, उसके बिल्कुल मुतरादिफ काम करता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल की तोड़ फोड़ करके उसको स्मॉल में कन्वर्ट किया जाता था, एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके उससे लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। और इस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी भी क्या करनी होती है, देनी होती है। ठीक है, एनर्जी की हमें एक्टिवली ज़रूरत पड़ती है। एनाबॉलिक रिएक्शन टिपिकली इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, जैसे कि कैटाबॉलिज्म में हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट की तोड़ फोड़ करके मोनोसेक्राइड मतलब ग्लूकोज को हम क्या करते थे, तैयार करते थे। इसी तरह से एनाबॉलिक रिएक्शन में बहुत सारे जो छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट होते हैं उसको हम कंबाइन करके उससे हम लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल ग्लूकोज से कौन से बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। फैटी एसिड से कौन से लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे, लिपिड्स बनेंगे। एमाइनो एसिड से कौन से लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। हाँ, प्रोटीन बनेंगे। और इसी तरह से जो हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड है इनको जब हम कंबाइन करेंगे इससे कौन से बनेंगे, इससे हमारे साथ न्यूक्लिक एसिड बनेगा, आरएनए और डीएनए बनेगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाती हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक कॉमन क्वेश्चन करना था। जी जी बोलें। सर जब हम फास्ट रखते हैं तो हमें जब भूख लगती है ग्लाइकोजन हमारी ग्लूकोज की फॉर्म में हमें मिल तो जाती है, लेकिन फिर भी वीकनेस तो नहीं जाती, हम ऐसे ही लेथार्जिक और लेजी रहते हैं, उस तरह से एक्टिव नहीं होते जैसे हम खाना खा के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, खाने के दौरान हम जब खाना खाते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा तो खाना नहीं खाते, बल्कि हमें जितनी ज़रूरत होती है हम पूरी अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं और पूरा पेट भरकर खाते हैं, तो तभी हम सेटिस्फाई होकर अपने काम करते हैं। जबकि रोज़े के दौरान हमारी बॉडी जो है क्या होती है, वो रिज़र्व हो चुकी होती है, उसको जो है बाहर से फूड नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी बॉडी में जो पहले से जो फैट्स के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हुई होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हुई होती है, तो वो एनर्जी जो है हमारी जो बॉडी के जो इंटरनल फंक्शंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है, वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर उस सेल्स को एनर्जी देती है, और हमारे सेल्स के जो फंक्शन है उसको खाली
क्या करती है, मेंटेन रखती है। बाकी उस एनर्जी से हमारी जो भूख है, हमारी जो प्यास है वो नहीं बुझती, ठीक है। वो जो एनर्जी होती है जो कि हमारे बॉडी को अंदर से मिल रही होती है, तो वो सिर्फ हमारे जो फंक्शन है इसको मेंटेन रखने के लिए मिल रही होती है। अगर हमारे सेल्स को ये एनर्जी ना मिले तो हमारे सेल्स काम करना छोड़ देंगे। जब हमारे सेल्स काम करना छोड़ देंगे तो हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, गिर जाएंगे ज़मीन पर, ठीक है। तो ये फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए, फंक्शंस को बरकरार रखने के लिए ग्लाइकोजन सिर्फ हमारे सेल्स की जो ज़रूरत होती है उस ज़रूरत को पूरी कर रही होती है। बाकी हमारी बॉडी की जो ज़रूरत है, ठीक है, उसको पूरा नहीं कर सकती। सिर्फ हमें ज़िंदा रखने के लिए ये एनर्जी क्या होती है, अवेलेबल होती है, ठीक है। यस सर, सर थैंक यू। वेलकम। सर और सर मेरे माइंड में एक और बात आ रही है। जी जी बोले। इससे रिलेटेड सर, जब हम खाना खाते हैं इतना काफी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, मुश्किल होगा। बायोलॉजिकल